क्योंकि फादर भी थे, वो भी फादर का भी एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड अगर आप बात करें तो नहीं था। फैमिली में कोई बहुत पढ़े लिखे या कुछ इस तरह का वैसा नहीं था हमारा। मेरा इंटरेस्ट 18-20 साल मैंने एक जॉब किया था कंपनी के अंदर, जहाँ पे हमने उस कंपनी को बड़ा किया और करते-करते मेरे को लगा कि कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी में मुझे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आई, मुझे रियलाइज़ेशन हुआ। ये हमारी शुरुआत थी। तो कंप्यूटर ऑपरेटर से नेक्स्ट लेवल के। कंप्यूटर ऑपरेटर से वही है कि करीब 10 से 12 साल की जर्नी थी मेरी। यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा करके मैंने जैसे बताया स्टेप बाय स्टेप सीखते गए। और बेस्ट पार्ट था कि जो-जो किया मैंने अपना 100% देने की कोशिश की। हर महीने का एक कुछ हमको आ जाए जो मंथली हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था। स्पेशली जब आपके 3-3 बच्चे हो तो उनको सर्वाइव करना, उनकी स्कूल की फीस और सब कुछ। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था और जिस दिन हमने कंपनी चालू की, उसका एक छोटा-सा था कि हमारे को कंपनी चालू करने के लिए करीब ₹25,000 की ज़रूरत थी। और ऑनेस्टली उस वक़्त हमारे पास 25,000 भी नहीं थे, तो हमने कहीं से लोन लेके और उस तरह से करके हमने इनकॉर्पोरेशन की जो मिनिमम कॉस्ट थी, तो फरवरी 2017 की बात है। इट्स अ वंडरफुल डे। और मेरे पास है संदीप तांबी, जिसको मैं बहुत समय से जानता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इसके जीवन के बारे में कुछ ऐसी चीज हैं जो सब जाने तो अच्छा रहेगा। तो हियर वी आर। तो संदीप, टेल मी समथिंग अबाउट योर बिगिनिंग। तो मैंने अपनी जो ज़िंदगी की शुरुआत की थी, थोड़ा-सा संघर्षपूर्ण ज़िंदगी थी हमारी और कलकत्ता में हमने करीब 15 साल, 20 साल हम कलकत्ता में रहे। यहाँ पे हमने स्कूलिंग और जो प्राथमिक शिक्षाएँ और कॉलेज तक एजुकेशन्स हमने वहाँ कंप्लीट की। और उसके बाद करीब 10-15 साल मैंने जॉब भी किया वहाँ पे। तो ये समय था जब हम नॉर्मली एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो बहुत ही संघर्षपूर्ण समय था कि जगह पे फैसिलिटीज़ बहुत लिमिटेड होती है और उस जगह पे थोड़ा करके हमने जोड़ के एक अच्छी जगह पे हम डेफ़िनेटली पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। और पर कई बार क्या होता है कि संदीप, टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। तेरे परिवार की क्या स्थिति थी परिवार की स्थिति बड़ी एजुकेशन के बाद दिशा में, टेक्नोलॉजी के दिशा में? क्योंकि द लिमिटेड दैट आई कैन विजुअलाइज, तेरे परिवार में वो चीजें नहीं थी जो तूने अपने आप को बनाई है। अ, डेफ़िनेटली वो नहीं था क्योंकि फ़ादर भी थे, वो भी फ़ादर का भी एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड अगर आप बात करें तो वो नहीं था। फैमिली में कोई बहुत पढ़े-लिखे या कुछ इस तरह का वैसा नहीं था हमारा। तो ये एक प्रॉब्लम थी। आर्थिक स्थिति भी बहुत ही जैसे मैंने बताया लोअर मिडल क्लास से आ रहे हैं, तो बहुत ही एक संघर्षपूर्ण उस वक़्त रहता था वहाँ। तो वो एक समय था जहाँ पे हमको डेफ़िनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं और हर छोटी-छोटी चीज़ों के लिए हमको संघर्ष करना पड़ता है। इन द सेंस विशेज़ वगैरह बहुत होती थी लेकिन हम कर नहीं पाते। सो हाउ डिड यू गेट इनटू दिस बिजनेस ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी? ऐसा था कि हमने करीब-करीब मैंने मेरा इंटरेस्ट 18-20 साल मैंने एक जॉब किया था एक कंपनी के अंदर, जहाँ पे हमने उस कंपनी को बड़ा किया और करते-करते मेरे को लगा कि कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी में मुझे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आई है, मुझे रियलाइज़ेशन हुआ और होने के बाद लेकिन हम उस कंपनी में ही ये काम कंपनी करते थे। क्या थी? ये एक सॉफ्टवेयर मार्केटिंग की कंपनी थी इसका और उसमें हम लोग अक्रॉस इंडिया हमारे कुछ प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करते थे सॉफ्टवेयर के और उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे इंडिया में। एंड व्हाट वाज योर कॉम्पिटेंस इन इट? मैंने बेस्ट पार्ट था कि मैंने करीब-करीब उसमें हर जगह पे काम किया स्टार्टिंग फ्रॉम द टेक्नोलॉजीज़ ग्राउंड पे जाके सपोर्ट देना से लेके फिर टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंडिंग नहीं करना बाबू और साहब, बाकी पहली तो सारी बात ये है कि आप उसमें घुसे कैसे? गुस्से ये भी एक ये था कि मैं कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था, मैं इनिशियल स्टेज करीब 20 साल, 25 साल पहले और उसमें करते-करते जो इनके स कंपनी के जो ओनर थे उनसे कनेक्ट में आया। उनको भी इनिशियल जॉब तो हमारा जस्ट एक टेक्निकल के हिसाब से ही था। जहाँ पे हम जाके कंप्यूटर को रिपेयरिंग करना और ये सारा काम करना। तो जब वो किया और उसके बाद जिस तरह से क्योंकि मेरा एक हमेशा रहता था कि कोई भी चीज़ें हमने जो चालू की, उसको बहुत अच्छी तरह से सीखने की कोशिश की, उसमें 100% देने का प्रयत्न मेरा रहता था। तो वो भी हमने सीखा और करते-करते फिर उनको लगा कि नहीं यार एक मैं शायद एक कंपनी के लिए एसेट्स हूँ और फिर वहाँ पे उनको थोड़ा स्लोली हम ग्रोथ होती गई और मैं करीब 8 साल बाद कंपनी में डायरेक्टर बन गया था। फिर हमने शेयर होल्डिंग वगैरह भी की। ये हमारी शुरुआत थी। तो कंप्यूटर ऑपरेटर से नेक्स्ट लेवल कैसे?
कंप्यूटर ऑपरेटर से वही है कि ये करीब 10 से 12 साल की जर्नी थी मेरी। यहाँ पे थोड़ा करके मैंने जैसे बताया स्टेप बाय स्टेप सीखते गए। और बेस्ट पार्ट था कि जो किया मैंने अपना 100% देने की कोशिश की। तो वो एक था जिसको शायद अगल-बगल में जितने भी थे हमारे साथ बाकी लोग, उनके मैं हमेशा एक कदम आगे रहता था कि वो शायद अपना एज़ अ जॉब करते थे, एक नौकरी कर रहे थे और मैं अपना 100% दिया, जहाँ भी किया, जो भी किया, जिसके साथ भी किया। तो वो एक शायद मुझे लग रहा है कि हमारा एक फैक्टर था जिसके कारण मैं लगातार आगे बढ़ा। So there is a very interesting saying that when you are working, you must deliver more than what you are paid for. 100%। और ये तेरे जीवन का सूत्र रहा कि you delivered much more than what you were paid for, what your job description was. Continue. ये एकदम ऐसा ही था और मेरे को बड़ा मज़ा आता था काम करने में। तो मेरे को जैसे अगर कोई एक काम मिला तो उस काम में इस तरह का अगर कोई भी एक चैलेंजिंग रहता था उसके अंदर, तो वो मैं फाइंड आउट करता तो उसमें मैं कुछ न कुछ प्रयास मेरा पूरा रहता था। सोच बहुत क्लियर थी कि अगर ये काम कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो ये सोच हमेशा मेरी रहती थी और हमने बहुत सारी चीज़ों को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के किया क्योंकि मैं उस पे लगता था तो डेप्थ में जाके कोशिश करता। So why did you have to leave that company? ये शायद उसका मतलब फाइनल डिसीजन तो भगवान का था, लेकिन ये कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन गई। उस कंपनी में मैंने करीब 20 साल 19-20 साल काम किया। मैं एज़ अ डायरेक्टर टुवर्ड्स द एंड में डायरेक्टर था लास्ट 10 साल। पर कुछ कंपनियाँ में इस तरह का फाइनेंशियल्स हो गए। वहाँ पे जो भी हमने कंपनी में काम किया था, हमने टोटल कमाया था, जो भी हमारा था, वो सारा का सारा वहाँ पे रह गया। तो बहुत से लीगल इश्यूज़ कंपनी में आ गए। तो हमारे पास एग्ज़िट के अलावा और कोई ऑप्शन बचा नहीं उसमें। मैं जो भी 19-20 साल किया था। केवल अनुभव लेके बाहर आ गया। हाँ, एक्चुअली ये बड़ी अलग तरह की स्थिति थी क्योंकि आप किसी कंपनी में 19 साल, 18 साल अपना दो और अपनी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, लाइक जो जिसमें जब आपके पास सबसे ज़्यादा एनर्जीज़ रहती हैं और उस वक़्त का जो पार्ट है, उस पार्ट को मैंने उस कंपनी में पूरा दिया था और कंपनी को खड़ा किया। टुवर्ड्स द एंड हमको समझ में आया कि इसमें बहुत कुछ शायद नहीं बचा था। वो एक 3-4 साल का बड़ा संघर्ष रहा हमारे लिए और वहाँ पे जब छोड़े तो आपने जैसा बोला कि एकदम वैसा ही था कि हमने शायद पैसे सारे जितने भी हमारा था, उससे हमने जितना 4 साल में कमाया उससे ज़्यादा हम कंपनी में दिए थे। लेकिन बहुत बड़ी चीज़ जो हमको मिली वो हमारा अनुभव था और वो मुझसे एटलीस्ट किसी ने वो कोई छीन नहीं सकता था और यही मेरे एसेट्स So थे। I would guess that for the audience, this is an extremely important message कि अगर आप अपना एफर्ट पूरा देते रहें तो इन लॉन्ग रन यू आर गारंटीड बेनिफिशियरी ऑफ इट। प्लीज कंटिन्यू। उस वक़्त जो स्थितियाँ बनी उसके बाद कहीं न कहीं बहुत सारे डेफ़िनेटली ऑप्शन थे बट क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। इतना कुछ बहुत बड़ा बैंक बैलेंस या फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं थी। तो उसके कारण जब हम निकले तो इस तरह था कि लोड बहुत ज़्यादा था फाइनेंशियल और फैमिली में अपने 3 पहले बच्चे और सब सो में यू केम फ्रॉम कलकत्ता टू जयपुर एट दैट टाइम? नहीं ऐसा नहीं था। हमने कलकत्ता में ही चूँकि मेरा अनुभव सारा और वो नेटवर्किंग थी वो कलकत्ता में थी। तो शुरुआत हमने कलकत्ता से ही की थी और कलकत्ता में करने के बाद 2-3 साल क्योंकि सबसे बड़ी हमारी उस वक़्त प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो हमको वो चीज़ें एटलीस्ट ऐसा कि भई हर महीने का एक कुछ हमको आ जाए जो मंथली हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था। स्पेशली जब आपके 3-3 बच्चे हो तो उनको सर्वाइव करना, उनकी स्कूल की फीस और सब कुछ, तो वो बहुत ज़रूरी था। तो वो हमने पहले 2-3 साल 3 साल हमने कलकत्ता में मैंने किया विद द टीम किया और उसके बाद एक ऐसी समय आया कि हमको लगा कि शायद अब वहाँ पे स्पेस लिमिटेड है और वो क्योंकि नेशनल लेवल पे जाना था, तो मैं इधर शिफ्ट हो गया जयपुर। तो तुम स्वप्न देखते थे तब भी कि मुझे नेशनल लेवल पे पहुंचना है? जब मेरे पास कुछ भी नहीं था और जिस दिन हमने कंपनी चालू की, उसका एक छोटा-सा था कि हमारे को कंपनी चालू करने के लिए करीब ₹25,000 की ज़रूरत थी और ऑनेस्टली उस वक़्त हमारे पास 25,000 भी नहीं थे, तो हमने कहीं से लोन लेके और इस तरह से करके हमने वो कंपनी इनकॉर्पोरेशन की जो मिनिमम कॉस्ट थी, वो फरवरी 2017 की बात है, वो हमने किसी तरह से दी। वो भी मतलब हमारे जो सीए थे बड़े अच्छे थे, तो उन्होंने मैनेज किया और करके की। बट उस वक़्त भी बहुत क्लियर था कि अब जो कंपनी बन रही है, ये फर्स्ट हमारा गोल था 100 करोड़ टच करने का। हालाँकि उस वक़्त हमारे पास कुछ भी नहीं था और
ऐसा नहीं था। तो हमने उस वक़्त भी कोई मेरे से पूछता था कि क्या चाह रहे हो? तो मैंने बोला ये 100 करोड़ की कंपनी बन रही है और ये मेरा दैट इज़ फर्स्ट माइलस्टोन। रिमार्केबल। हुँ, और हम लोग उस माइलस्टोन के बहुत करीब आ गए लास्ट 7-8 साल के अभी जो, और अब नेक्स्ट माइलस्टोन की तैयारी कर रहे हैं। वेरी गुड। तो कलकत्ते से जयपुर कैसे आए बोलूँ? कलकत्ते से जयपुर, जयपुर का एक्चुअली मैं कोई भी अगर बिज़नेस है या कोई इस तरह का डिसीज़न लेता हूँ तो उसमें डेप्थ में जाने की कोशिश करता हूँ कि क्यों ऐसा करना चाहिए, व्हाट इज़ द लॉजिकल रीज़न। तो पहला लॉजिकल रीज़न था कि कलकत्ता में एक थोड़ा-सा वहाँ पे अगर बिज़नेस की दृष्टि से बात करें, तो वहाँ एक लिमिटेड हमको स्पेस दिखता था और इसमें वहाँ पे हमारे एक सीनियर्स थे, जो अच्छा काम कर रहे थे। यहाँ पे ऐसा था कि यहाँ पे कुछ एज़ बिज़नेस में हमारा कुछ भी फुटप्रिंट्स नहीं थे और अगर मैं नॉर्थ में चालू करता हूँ, तो यहाँ से भी एक अच्छा हमको बैंडविड्थ मिलता है। पहला ये था। दूसरा डेफ़िनेटली आई एम लाइक मैं अभी राजस्थान से हूँ, तो कहीं न कहीं मुझे लगा कि इतने साल 30-40 साल आप बाहर गुज़ार चुके हो, तो कहीं राजस्थान की मिट्टी ये भी बुला रही थी बार-बार। मुझे लगा कि अनुभव, एक्सपोज़र मैंने बहुत अच्छा ले लिया था, उसको मैं यहाँ से बैठ के भी यूज़ कर सकता हूँ। ये मुझे इसमें कहीं कोई डाउट नहीं था। इसलिए मैंने मेट्रो सिटी छोड़ के जयपुर अपनाया क्योंकि ये मेरा यहीं पे मैं पैदा हुआ था। मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ अच्छा करना चाहिए। दैट वाज़ द रीज़न लाइक। तो हाउ डिड यू बिगिन हियर? यहाँ पे भी हमारा संघर्ष तो उस वक़्त भी चल रहा था, तो हम लोग भी जब चालू किए तो यहाँ पे एक छोटा-सा एक पहले तो वर्क फ्रॉम होम ही करते थे, बट हमारा काम ऐसा था कि हमको सेल्स में लोगों के पास जाना होता था। तो हम लोग रोज़ सुबह घर से निकले और लोगों के जो भी हमारे पार्टनर्स, कस्टमर के विज़िट करते थे। और फिर फर्स्ट आफ्टर 6 मंथ जब थोड़े से, क्योंकि हमारे लिए उस वक़्त भी एक ऑफ़िस लेना, तो कोरोना के पहले का पीरियड था, ऑफ़िस लेना, उसका एक मंथली रेंट देना, वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था। तो वो हमने अवॉइड किया इनिशियली। जब थोड़ा-सा स्टैंडर्ड हुआ हमारी, तो हमने एक रेंटेड ऑफ़िस चालू किया यहाँ पे और उसके बाद उसमें कर क्या रहे थे? रेंटेड ऑफ़िस में हम लोग स्मार्ट क्लास और इस तरह के कंपोनेंट्स जो स्मार्ट क्लास और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल क्लासरूम के कंपोनेंट हैं, ये इसके सॉल्यूशंस हम रेदर दे रहे थे और उसमें हमारा वही है कि गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट में विज़िट मोस्टली वहाँ पे हमने अपने कुछ छोटा-सा ऑफ़िस जो बनाया, एक डेमो सेंटर बना के एक छोटा-सा बहुत सेटअप चालू किया। प्री कोरोना हमारा ये चलता था। तो अभी तुम्हारी मेजर स्ट्रेंथ क्या है? अभी तो हम बहुत जहाँ से हमने चालू किया, अगर जर्नी की बात करें तो बहुत आगे बढ़ गए हम लोग। हमारे पास एक बहुत अच्छी टीम बन गई और करीब-करीब 70 लोग की हमारे पास टीम है, और जो हमारे साथ मिल के उस विज़न के लिए जो हम लोग सब अब सबका विज़न बना हुआ उसके लिए काम कर रहे हैं। स्ट्रेंथ इज़ डेफिनिटली अगर आप बात करें तो एक तो हमारी टीम में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। हमारा विज़न बहुत क्लियर है कि हमको जाना कहाँ है। तो वो भी हमको दिखता लगता है कि हमारी कहीं न कहीं एक बड़ी स्ट्रेंथ है। हमको वो बात हमको मालूम है कि हम जस्ट एक यहाँ पे आके जस्ट एक कंपनी बनाएँ, वो सोच हमारी नहीं है। हम एक कंपनी किसी पर्पज़ के लिए बनाएँ और उस पर्पज़ को फुलफ़िल करने के लिए सारी टीम मेहनत कर रही है। तो मुझको लगता है हमारी स्ट्रेंथ तो सबसे बड़ी हमारी टीम है जो हमारे साथ मिलके इतना लड़ So रही है। so so let us know a little more about the team building. हमारी टीम देखिए एक अगर कभी अगर आप मौका मिले या तो आप तो बहुत सीनियर हो उस जगह पे। एक बुक है स्टार्ट विद द व्हाई। हमने बुक्स और भी पढ़ी हुई है, लेकिन स्टार्ट विद व्हाई करते हैं, उसको अगर पढ़ें तो उसमें ये समझ में आता है कि जो अभी आपकी टीम या जितनी बड़ी कंपनीज़ बनती है, उसमें कहीं न कहीं आपके थॉट प्रोसेस, आपके विज़न अगर मैच होते हैं, उनका व्हाई अगर मैच हो पा रहा है, वो अगर कनेक्ट हो पा रहा है अंदर से, तो आप आगे तक जाते हो। तो हमने केवल हमारी टीम में बहुत अद्भुत तरह के लोग हैं, हम केवल यही चेक करते हैं कि वो बंदा क्या ओवरऑल हमारे थॉट प्रोसेस से, विज़न से मैच कर रहा है कि नहीं। उसके पास स्किल है, नहीं है, उसमें हम ज़्यादा फ़ोकस इनिशियल लेवल पे नहीं करते। और स्किल्स हमको लगता है कि अडॉप्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर उसकी थॉट प्रोसेस, उसका मन, उसकी ईमानदारी वो मैच नहीं हमसे कर रही है, तो कहीं न कहीं आगे प्रॉब्लम आती है। तो हमने जो हमारी टीम बनाई, हम बहुत क्लियर है, इवन हम जब इंटरव्यूज़ भी हमारे होते हैं, तो हम उसको स्किल्स कम देखते हैं, उसका ओवरऑल एटीट्यूड कैसा है, उसकी थॉट प्रोसेस हमारे से मैच हो रही है कि नहीं। हम ईमानदारी से अगर आगे बढ़ने की बात करें, मैच थोड़ा-सा कर रहा है इसको कि नहीं। इलैबोरेट करो, कैसे ये अ करते हो? देखिए जैसे और हम एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं और एकदम अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं हमारे पास। तो हमने अभी रिसेंटली एक बंदे लिया था, वो एफएमसीजी बैकग्राउंड से है। अब एफएमसीजी बैकग्राउंड है, रोज़ सुबह-शाम किराने की दुकान पे जाने वाला बंदा, उसका आईटी को वो कंप्यूटर भी चलाना नहीं जानता है। तो आईटी जो नहीं समझता उसको हमने लिया और उसके बाद उसको हमने प्रोडक्ट के बारे में समझाया, उसको चालू किया और उसको 6 महीने लगे। लेकिन 6 महीने बाद आज के दिन उसको हमको ना बताना पड़ता है, ना समझाना पड़ता है।
लेकिन उसका ओवरऑल थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर था कि मैं मेहनती हूँ, मुझे मेहनत करने की एक स्पेस तुमने ये चाहिए। कैसे आँका कि ये व्यक्ति इसमें वो वैल्यूज़ हैं, वो कॉम्पिटेंसीज़ हैं जो तुमको तुम्हारे टीम मेंबर में चाहिए? देखिए वैल्यूज़ का मोस्टली तो जब हम बात करते हैं ना, तो हमारे डिस्कशन के अंदर आप चूँकि हमें इतना सारा लोगों से लाइक डिस्कशन और ऑब्जर्वेशंस रहती है, तो क्लियर हो जाता है। बहुत से इंसिडेंट होते हैं, वहाँ पे भी क्लियर होता है। जैसे? जैसे हमने कुछ उसको काम दिया, सुबह यार सुबह 8 बजे यहाँ पे पहुँचना है। अब नॉर्मली इस ऑफ़िस नॉर्म्स में 10 बजे ऑफ़िस खुल रहा है, 8 बजे आप पहुँचना है। तो उसके बंदे के एटीट्यूड या उसके वो या तो बहाना मारेगा, अरे सर मैं तो ये है, वो है। बट अगर वो नहीं वो बोला हाँ सर, मैं पहुँच जाऊँगा और वो 8 बजे पहुँच रहा है, 7 बजे पहुँच रहा है, तो उससे क्लैरिटी आती है कि यार नहीं बंदा उस जगह पे उसके अंदर भी एक इच्छा कमिटमेंट है। है, कमिटमेंट है आगे बढ़ने की। तो ये चीज़ें बहुत हमारे लिए महत्व करती है। कस्टमर के पास जा रहे हैं तो कस्टमर के पास स्किल सेट डेफिनिटली उनके पास बहुत बार नहीं रहते उतने। वो हम अपने दूसरे टीम मेंबर्स को लेके चले जाते हैं। तो वो चीज़ें हम देखते हैं कि अगर इसके पास एक कमिटमेंट्स ये वैल्यूज़ हार्ड वर्किंग और ऑनेस्टी अगर है, तो बाकी चीज़ें तो बिल्ड हो जाती हैं और हम उस पे फ़ोकस भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे लोग बजाएँगे इसके पास स्किल सेट ही नहीं हो, वो हम बिल्ड करते हैं और उसको बार-बार वो मोटिवेट करते हैं कि भाई तेरे को स्किल सेट्स करने से तू 1 + 1 11 बनता है और केवल अगर तू हार्ड वर्क करेगा तो स्मार्ट वर्क नहीं करेगा तो वहाँ पे तेरे को दिक्कत आएँगी। ये सारी चीज़ों को हम एक हमारा प्रोसेस होता है, ट्रेनिंग होती है जहाँ उसको हम बार-बार मोटिवेट करते रहते हैं, बार-बार उसको इंस्पायर करते हैं कि So अंदर से you चेंज। spend a lot of your time, personal time in motivating your मैं colleagues? यही करता हूँ, मेरे पास अब कोई ख़ास काम नहीं बचा है, टीम इतनी अच्छी है कि टीम अ, हमारी जो स्ट्रैटेजी होती है, वो स्ट्रैटेजी समझती है टीम और हम उसको केवल उस जगह पे जो भी रास्ता दिखाना होता है, उस रास्ते को दिखाते हैं और हाफ द टाइम आई स्पेंड विद द टीम मेंबर। मतलब मैं अगर बात करूँ तो करीब-करीब वीकली 2 से 3 दिन हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से टीम से कनेक्ट होता है और टीम वहाँ पे मोर और लेस इन सिंक है क्योंकि इतने हमारे कनेक्ट्स क्योंकि देखिए एक और चीज़ होती है हर व्यक्ति अलग-अलग उससे थॉट प्रोसेस से आता है, अलग-अलग सोसाइटी से आता है। अब वो सोसाइटी में उसने जो 20 साल 30 साल दिए हैं, उसकी थॉट प्रोसेस एकदम अलग हो चुकी है और हमको उसको उसको अपने विज़न पे लेके आना है। हमको उसको बताना है कि इस तरह से करना है। तो वो जो थॉट प्रोसेस को चेंज होने में कई बार साल 2 साल लग जाते हैं। एक हिंदी में कहावत है कि पके घड़े को आप शेप नहीं कर सकते। अ, कुछ हद तक सही है लेकिन इसमें एक और दूसरा इसका पहलू होता है कि आपने शेप करने का ट्राई किया है कि नहीं किया है और कितना प्रयास हमने किया है। तो ऐसे लोग ऐसा नहीं है कि हमारे साथ नहीं, हमारे साथ भी हैं और हम उसको थोड़ा-थोड़ा करके शेप करने की है। उसमें भी एक मतलब अपने भी है कि अगर आप प्रयास करते हैं, तो वो चेंजेस होते हैं। और हम उसको उसके अच्छे के लिए कर रहे हैं। हमारा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं होता है कि या तू करेगा तो मेरे लिए काम करने वाला है, ऐसा नहीं है। तेरे जीवन में परिवर्तन आएगा और अच्छे पॉजिटिव परिवर्तन आएँगे तो तेरे लिए हेल्प होने वाला है। वो चीज़ें हम उसको बताते हैं और से हमको दिखता है मतलब हमको तो साल 6 महीना लेकिन ये पेशेंस होना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बहुत कम लोगों के पास पेशेंस रहता है यार 6 महीना डिलीवर नहीं किया, निकाल देते। तो हमारे सिस्टम नहीं रहता है निकालने का। तो संदीप, एक ज़माना था जब तेरा सारा ऑर्गेनाइज़ेशन तेरे हाथ के नीचे था। अब तो तेरी ब्रांचेज़ हैं, फ्रैंचाइज़ीज़ हैं, उन सबको कैसे मॉडरेट करता है? देखिए, उसके अंदर जैसा हमने बताया कि अपने पास टीम है और अपने पास जो अपने जो बंदे हैं, वो थॉट प्रोसेस से जो मैच करते हैं या हमारे विज़न वैल्यूज़ को मैच कर रहे हैं, वही आ रहे हैं। बाहर के बंदे सिस्टम में अपने आप 6 महीना मैक्सिमम रहते हैं, 3 महीना, 6 महीना और 9 महीना बाद अपने आप निकल जाते हैं। हमारे पास कोई ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग रिपोर्टिंग सिस्टम नहीं रहता, मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है कि भई तुम वो सेल्स में लोग हैं, तो हमारे पास अगर 30 सेल्स के लोग हैं, तो 30 में से मतलब अगर आप मेरे से आज बात करें कौन क्या है, मुझे नहीं पता है। तो हमने वो सिस्टम प्रोसेस पहली बात तो हम उसको उस बंदे को उतना उस तरह से बनाते हैं कि वो वैल्यूज़ ड्रिवन हो। वो मेरे लिए काम नहीं कर रहा, वो अपने लिए काम कर रहा है और ये कंपनी उनकी है और वैसा हम उसको केवल बोलते हैं ऐसा नहीं है, हम वैसा करते भी हैं। हमारे बंदों को कहीं कहीं भी कुछ इश्यूज़ वगैरह आते हैं तो इंश्योर दैट कि वो चीज़ें चाहे उसके फैमिली इश्यूज़ हो, पर्सनल इश्यूज़ किसी भी तरह के दैट गेट रिज़ॉल्व्ड। अपनी बेस्ट उसमें देते हैं, चाहे उसमें आर्थिक हो या किसी भी तरह का हेल्प हो हम करते हैं। तो उनको कभी ये फ़ील ही नहीं होता है कि कंपनी अलग है।
अब जो बंदे को ये फील हो रहा है कि अपनी कंपनी में काम कर रहा है, उसकी खुद की है, वो अपने आप ड्राइव होता है, वो अपने आप भागता है, वो अपने आप दौड़ रहा है। और कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको मालूम है एस्केलेशन पॉइंट है, इन 2 लोग 3 लोगों से बात कर लीजिए, हो जाता है। तो मेरे पास कोई वीक में 2-3 फ़ोन्स कम्युनिकेशंस होते हैं, तो उनको बता देता हूँ कि यार इस तरह से सॉल्व कर लें। और फिर हमारा एक वीकली मॉनिटरिंग सिस्टम, वीकली रेदर ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, जहाँ पे हम शॉर्ट 10 मिनट 5 मिनट की बात करके उनसे उनको दिशा देते हैं। बाकी करना और वो उसको अचीव करना या जो भी उसको मार्केट में जो भी उसके टारगेट्स वगैरह होते हैं, वो करता रहता है। तो एम्पावरमेंट इज देयर। दैट इज़ द मेन थिंग वी थिंक कि ये अगर हो जाता है, तो ठीक है ना, इतने सारे लोग हैं सेल्फ मोड में चलना हो जाता है और मैं आराम से आप आज को इंटरव्यू दे रहा हूँ, मुझे पास कोई कॉल्स वॉल्स भी नहीं आने वाले। So this was an absolutely wonderful event that we had today. और मेरी भगवान से प्रार्थना है कि तू आगे इसी तरह से बढ़ता रहे। और क्रिएटिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन इज एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। अभी तेरे कितने सहयोगी हैं इस ऑर्गेनाइजेशन? 70 के आसपास हम। तो 70 लोग धीरे धीरे बढ़ के 700 बने और पिरामिड क्रिएट हो, जिसमें ऊपर तो संदीप बैठा है, लेकिन डाउन द लाइन वही एम्पावरमेंट रहे और वही रिलेशनशिप रहे और वही कल्चर। आई विश यू ऑल द बेस्ट।